वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन बीए सेकंड ईयर के बारे में और जानेंगे बीए सेकंड ईयर के वो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो लगभग यहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी बेस पर मैं जो है आपके समक्ष ये सारे के सारे टॉपिक्स लिखा हूं और इन सभी टॉपिक्स को समझाने का प्रयास करूंगा और सारे के सारे मुद्दों को हम एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा सिनेरियो देखते हुए चलेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी इसी के साथ साथ देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आपकी जो परीक्षा पैटर्न होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का परीक्षा पैटर्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुविकल्पीय का, बहुत का होता है लिखित का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आपकी परीक्षा बहुविकल्पीय हो रही हो और या फिर चाहे आपकी परीक्षा लिखित स्वरूप में हो रही हो, किसी भी माध्यम से आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, बड़े ही आसानी से मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद में लाभान्वित होंगे। मैं बता दूंगा किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से आपको लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर अगर पर नए आए हैं तो इसी प्रकार से अन्य वीडियोस देखने के लिए, अन्य सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी साहित्य, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या इसी प्रकार से अन्य जो विषय वस्तु हैं, साइकोलॉजी हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इसी प्रकार से अन्य विषय वस्तु संस्कृत वगैरह हो गई, इन सभी की वीडियोस जो है जल्द आपके जो है इस बोर्ड पर लाने का प्रयास करूंगा। जल्द ही आपके सामने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक विषय के जो है आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ा जाए, चले चर्चा करते हैं हम। तो आज की वीडियो में बता दें आपको मेरे प्यारे दोस्तों, यह पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र जो कि लगातार पूछे गए उन्हीं से यह टॉपिक हमने लिखा है आपके सामने। तो लगभग 2021 की परीक्षा में या फिर 2022 की परीक्षा में यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाएंगे, यह बात आपको ध्यान रखना है। हम बात करेंगे मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान को देखते हुए शैशवावस्था क्या होती है, शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास को देखते हुए हम फिर बाल्यावस्था में प्रवेश करेंगे और बाल्यावस्था में प्रवेश करते ही हम बाल्यावस्था के मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक विकास बाल्यावस्था में बच्चे का कैसे होता है, मानसिक विकास एवं संवेगात्मक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे होता है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए मेरे प्यारे दोस्तों बाल्यावस्था को कुछ और नाम से जानता है। जैसे बाल्यावस्था को हम समूह की आयु के नाम से जानते हैं, बाल्यावस्था को हम चुस्ती की आयु के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से हम गंदी आयु को के नाम से भी बाल्यावस्था को जानते हैं। इसके बाद में हम बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार के विकासों को देखते हुए शिक्षा के स्वरूप को समझते हुए आगे बढ़ते तो हमारे सामने किशोरावस्था आती है और किशोरावस्था में मेरे प्यारे दोस्तों हम देखते हैं किशोरावस्था में भी बच्चे का सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास पर चर्चा करते हुए और मेरे प्यारे दोस्तों किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, शिक्षा की संरचना क्या होती है और किस प्रकार के व्यक्ति जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कौन से बालक ऐसे होंगे जो कि मंद बुद्धि होंगे, कौन से बालक तीव्र बुद्धि होंगे, कौन से बालक विशिष्ट होंगे, इन सभी को चर्चा करते हुए मेरे प्यारे दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। और किशोरावस्था को और नाम से जाना जाता है तीव्र विकास का काल कहा जाता है, उलझन की आयु या फिर समस्या अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेज के नाम से जाने जाने वाला ये अवस्था को जब हम पार करते हैं उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम बुद्धि की ओर प्रवेश करते हैं और बुद्धि के बारे में समझते हुए बुद्धि की अर्थ को समझते हैं, बुद्धि की परिभाषा को और बुद्धि के सिद्धांत विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए उनको समझते हुए हम बुद्धि परीक्षण को समझेंगे। बुद्धि परीक्षण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बुद्धि परीक्षण जो आपका होता है आईक्यू जो आपका चेंज मतलब कि जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, सबसे संबंधित वीडियोस अब आपके चैनल पर उपलब्ध है वह जल्द ही आपके समक्ष बता दूंगा। उसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता को समझते हुए हम अधिगम क्या होता है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कि अधिगम से संबंधित है, अभिप्रेरणा क्या होती है, इसी के बाद में व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर सृजनात्मकता समझेंगे, सृजनात्मकता में शिक्षा का क्या महत्व होता है, इसी प्रकार से हम जो है सृजनात्मकता बालक के अंदर कैसे होती है, शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर सृजन करने की क्षमता या फिर शिक्षा को सृजन करने की क्षमता किस प्रकार से होती है इसको समझते हुए हम विशिष्ट बालक एवं मंद बुद्धि बालक के बारे में जानते हुए मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिभाशाली बालक एवं विकलांग बालकों की मानसिक दशाएं एवं शारीरिक भिन्नता को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र मेरे प्यारे दोस्तों समाप्त हो जाएगा। तो यह था एक प्रकार से ट्रेलर इस वीडियो का। चलिए बात करते हैं कि मुद्दे को और एक मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी जिन पर वीडियो बनी है उसको आप लोग विस्तार से देख लीजिएगा, जिन पर वीडियो नहीं बनी है उस पर चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश पूर्ण रूप से की जाएगी। चलिए शुरू किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं मनोविज्ञान क्या होता है। यहाँ पर आपको मनोविज्ञान से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको मनोविज्ञान पूछा जाएगा। चूंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, पेपर 1 का नाम है आपके शिक्षा मनोविज्ञान, पेपर 1 का क्या नाम है, शिक्षा मनोविज्ञान नाम है।
और एजुकेशन मेरे प्यारे दोस्तों पे आप पढ़ रहे हैं। पैडागोजी इसको भी कहते हैं, शिक्षा शास्त्र को हम पैडागोजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको पैडागोजी विस्तार से नहीं, केवल यहाँ पर आपको एजुकेशन के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जो कि मनोविज्ञान से रिलेटेड है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम देखेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हमको यहाँ पर एक प्रकार से मोटी मोटा जानकारी हमको होनी चाहिए। आगे बढ़ते तो यहाँ पर सबसे पहले अब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे चूंकि, तो आपको यहाँ पर मनोविज्ञान से संबंधित बातों को जानना होगा। अब मनोविज्ञान प्रश्न उठेगा आपसे कि मनोविज्ञान क्या होता है, आपसे पूछेगा मनोविज्ञान, ऑप्शन में देगा मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, या ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी। तो ऑब्जेक्टिव वालों ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप बड़े ही आसानी से लगाएंगे कि इनमें से सभी प्रश्न जो होते हैं, मतलब इनमें से सभी, मतलब मनोविज्ञान मन का भी विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आप बता सकते हैं। और आगे मेरे प्यारे दोस्तों तो मनोविज्ञान का यहाँ पर आपको क्या क्या चर्चा करनी होगी। मनोविज्ञान का मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको अर्थ जानना होगा, मतलब मीनिंग। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों डेफिनेशंस, मतलब कि आपको परिभाषा पढ़नी होगी इसकी। उसके बाद में परिभाषा के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र आपको थोड़ा बहुत जान लेना होगा। उसी की प्रकार से मनोविज्ञान की विकास यात्रा क्या रही, इसका इतिहास क्या रहा, इसके बारे में जान लेना चाहिए आपको। क्योंकि मनोविज्ञान जो है मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी, उसके बाद में दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के परिणाम स्वरूप जो यह आपका मनोविज्ञान है यह दर्शन शास्त्र से अलग हो जाता है और एक प्रकार से नई विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने आता है। और जब नई विषय वस्तु के साथ हमारे सामने आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस नई विचार वस्तु को हम एक प्रकार से, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसको हम आर्ट कहें या फिर साइंस कहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज अगर मैं बात करूँ मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान एक प्रकार से पूर्ण रूप से एक विज्ञान है, मतलब साइंस है। तो इसलिए मनोविज्ञान क्या है आपका, मनोविज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों साइंस है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिरकार इसका शिक्षा में क्या योगदान होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी बालक, मान लेते हैं आप वहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपके मन की बातों को समझ रहा हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्यों समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने मनोविज्ञान पढ़ा, मैंने शिक्षा शास्त्र पढ़ा, शिक्षा में मनोविज्ञान के जो प्रयोग किए जाते हैं उसको हमने किया। और बालक को देखने के बाद में बालक क्या चाह रहा है, बालक कैसा है, बालक मंद बुद्धि का है, बालक तीव्र बुद्धि का है, या फिर बालक के अंदर ऐसी कौन सी प्रतिभा है जो कि वह अब दिखाना चाहता है लेकिन उसको टीचर नहीं समझ पाता। तो इन सभी चीज़ों को करवाने का कहीं ना कहीं प्रयास कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों आपकी अंतः मन की जो बातें होती हैं इनको एक प्रकार से व्याख्यात करता है, इनको बताने का प्रयास करता है। आपके मन में क्या चल रहा है ये बातें मनोविज्ञान बताता है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बालक के मन में क्या बातें चल रही है यह व्यक्ति बताएगा, वही जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा होगा। आपको टेट वगैरह की परीक्षा जब आप देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे उसका मूलभूत उद्देश्य यही होता है क्या, कि आपको आगे चल करके जो है बच्चों को डील करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो आखिरकार आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या क्या आपके पास टैलेंट होना चाहिए कि बच्चे के, मतलब मान लेते हैं 20 बच्चे हैं, अब 20 बच्चे में 20 बच्चों की मानसिकताएं अलग अलग होंगी। 20 बच्चे हैं तो उनमें से कोई बच्चा जो होगा तीव्र, मतलब पढ़ने में अच्छा होगा, कोई बच्चा जो होगा पढ़ने में कम जो है तेज होगा, कोई विकलांग होगा, किसी की मानसिक एज कम होगी और शारीरिक एज ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि बहुत बड़े हो गए लेकिन उनकी अभी बच्चे ऐसी एज है। आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया मूवी देखी होगी, उसमें ऋतिक रोशन को देखते हैं, वह क्या उसके पास जो है दिमाग की कमी रहती है, ध्यान रखेंगे। तो वो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं वो मंद बुद्धि के बालक या फिर ऐसे बालक है जिनको मेरे प्यारे दोस्तों पूर्ण रूप से उनकी मानसिक आयु तो नीचे रह गई, मतलब मानसिक आयु उनकी नहीं बढ़ी लेकिन उनकी शारीरिक आयु बढ़ गई। तो इन सभी मुद्दों को हम भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे मुद्दे आपको मनोविज्ञान समझाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई टीचर मनोविज्ञान नहीं पढ़ा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, तो शायद वह आपकी क्लास में जब आते होंगे ऑफलाइन में तो आपको समझाने में असफल हो जाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों कुछ बालक उसमें प्रतिभाशाली होते हैं, कलात्मक छात्र होते हैं, वह जानते पढ़ने लिखने में, जो तेज बालक होते हैं। तो वो बालक लगभग अधिकतर जो ऐसे बालक होते हैं जो तेज होते पढ़ने में, वह कुछ बालक तो आगे बैठते हैं और कुछ बालक सबसे पीछे बैठते हैं। और कुछ बालक जो सबसे पीछे बैठते हैं और पढ़ने में तेज होते हैं वह मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, उत्पाती होते हैं, मतलब कि शरारती होते हैं। जो पढ़ने में तेज होगा, मतलब जिसकी अगर मान लेते हैं जिसका दिमाग पढ़ाई में तेज होगा, उसका दिमाग हर एक क्षेत्र में तेज होगा। तो कहीं ना कहीं पे वह बालक बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, उत्पाती होते हैं, शरारती होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उनको यह पता होना चाहिए एक मास्टर को, एक शिक्षक को, कि
जो बालक पढ़ने में तेज है वह अगर कोई गलती भी कर देता तो स्वाभाविक है, उसकी मानसिकता ही वैसी है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। इन सभी मुद्दों को अगर कोई व्यक्ति जानेगा तो वह व्यक्ति जो मनोविज्ञान पढ़ा होगा या शिक्षा में मनोविज्ञान की धारणाओं को पढ़ा होगा वही व्यक्ति जान सकेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए शिक्षा में मनोविज्ञान की विचारधाराओं को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। और कहीं ना कहीं पे अगर आपने इसको छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो आप एक टीचर तो नहीं बन सकते। यह बात मैं बता देता हूँ। अगर बन भी गए तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों होगा क्या, आपको मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तंग करेंगे, शरारत करेंगे। इसी प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, समझते हुए तो इन सभी मुद्दों को हम समझेंगे। तो आपको यहाँ पर मनोविज्ञान का आपने समझ लिया कि मनोविज्ञान आखिरकार शिक्षा है। जब मनोविज्ञान एक पूर्ण रूप से स्वयं में विज्ञान है, जब मनोविज्ञान एक स्वतः में पूर्ण रूप से विज्ञान है या पूर्ण रूप से एक विषय वस्तु है, तो आखिरकार हम उसको शिक्षा में क्यों पढ़ते हैं? तो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि एक मास्टर सभी समस्त बच्चों की जो मानसिक चीज़ें हैं उसको जान ले। और मैं मान लेते हैं यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपके मन की बातों को जान करके जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूँ यहीं से। तो कहीं ना कहीं पे ये मेरे जो है मनोवैज्ञानिक धारणा की बातें हैं जो कि हमने मनोविज्ञान पढ़ा, इसलिए मैं आपको आपके जो प्रश्न उठते हैं मन में उसको भी वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं। यह बातें होती मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के आपको अर्थ को समझना है, मनोविज्ञान की परिभाषा को, मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र को समझ लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी को अगर समझना तो हमारी वीडियो में हमने विस्तार समझा दिया मनोविज्ञान क्या होता है। विस्तार से हमने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, या मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसी प्रकार से हमने और भी मुद्दों को समझाया है मनोविज्ञान में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा मेरे प्यारे दोस्तों, अब शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि मनोविज्ञान तो आपने पढ़ लिया, पहले शुरुआती दौर में मनोविज्ञान को आपने समझा, उसके बाद में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे आ रहे हैं। जैसे मान लेते लिखित वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि मनोविज्ञान का अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा पर विस्तार से चर्चा कीजिए, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों मनोविज्ञान की अर्थ एवं परिभाषा को बताइए, या मनोविज्ञान की जो है विभिन्न विद्वानों ने मनोविज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से दी इसको बताइए, या मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, या मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। तो ऐसे ही इस प्रकार से प्रश्न लगातार बन रहे एग्जाम में। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों, अब चूंकि यहाँ पर एक शब्द आगे जुड़ गया शिक्षा, अब मनोविज्ञान तो आपने पढ़ ही लिया, तो मनोविज्ञान और शिक्षा, तो अब यहाँ पर शिक्षा को आपको अर्थ समझना होगा। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा आखिरकार क्या होती है? तो विचारों का पुंज होती है शिक्षा। शिक्षा में जब मनोविज्ञान मिल जाता है तो आखिरकार क्या होता है? यहाँ पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विचारधारा को समझना पड़ेगा। चूँकि लोगों के आंतरिक मन की बातों को जान करके उसको जब हम कोई बातें बताते हैं तो वही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम रखते हैं। कहीं ना कहीं पे इसको हमने विस्तार समझा दिया है आपको वीडियो में दूसरे लेक्चर के अंतर्गत, तो उसको देख लेंगे आप, बड़ी आसानी से शिक्षा मनोविज्ञान समझ में आ जाएगा। एक एक मुद्दे को हमने उसमें समझाया है, यहाँ पर समझाना उतना उचित ना होगा क्योंकि हमने एक बार उसको बता दिया, तो उसको देख लेंगे तो आपका समय ज़्यादा नष्ट नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र आपको देखना पड़ेगा, वो सभी हमने बता दिया है। और शिक्षा और मनोविज्ञान किस प्रकार से अंतर संबंध रखते हैं, अर्थात शिक्षा का और मनोविज्ञान, मान लेते हैं शिक्षा है और यह मनोविज्ञान है, इन दोनों का आपस में संबंध कैसे, जिस प्रकार से एक मार्कर का संबंध एक कैप से होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा का संबंध किससे होता है? मनोविज्ञान से होता है। शिक्षा का संबंध किससे होता है? दर्शन शास्त्र से होता है। शिक्षा का संबंध कहीं ना कहीं पे समाज शास्त्र से भी होता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों समाज के द्वारा, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और कहीं ना कहीं परिवार ही शिक्षा में अहम भूमिका निभाती है। किसी विद्वान ने सही कहा है कि माता जो होती है बच्चे का सबसे पहला टीचर जो होती है, सबसे पहली जो अध्यापिका होती है माता ही होती है। तो कहीं ना कहीं परिवार जो कि समाज की सबसे छोटी इकाई है, वह शिक्षा में योगदान देने के लिए सबसे पहले अग्रणी होती है, सबसे पहले भाग लेती है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्तों, या विभिन्न विषयों में जो है एक प्रकार से घुसी हुई है। जिस प्रकार से एक सिक्के में हेड और टेल होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ना तो हेड को अलग किया जा सकता है ना तो टेल को अलग किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा और मनोविज्ञान का इंटररिलेशनशिप है, मतलब कि अंतर संबंध है। ना तो हम शिक्षा को जो है मेरे प्यारे दोस्तों मनोविज्ञान से अलग करते हैं और ना ही मनोविज्ञान से हम शिक्षा को अलग करते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जिस प्रकार से एक दीपक को जलाने के लिए एक दिए की आवश्यकता होती है और इसी प्रकार से तेल और बत्ती की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा में मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। यह बात आपको जान लेनी पड़ेगी। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर को लेकर के प्रश्न यहाँ पर अंतर वैसे नहीं पूछेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र पूछ लेगा और उसके बाद में शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है इसको आपको बताना है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछेगा, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।
उसमें हमने विस्तार से जब टॉपिक पढ़ाया हमने, तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी बताया, निर्देश दिया कि हाँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ऐसे होगा। आगे देखते हैं शैशवावस्था। मेरे प्यारे दोस्तों, शैशवावस्था में ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा, शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास बताइए, शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास है, शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक संवेगात्मक विकास बताइए। और यहाँ पर सामाजिक विकास मतलब होता है सोशल डेवलपमेंट, मानसिक विकास का मतलब होता है मानसिक डेवलपमेंट, सॉरी मेंटली डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। और इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों संवेगात्मक विकास का मतलब होता है आपका जो है इमोशनल डेवलपमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 प्रकार के विकास होते हैं जो कि एक बच्चे के अंतर्गत होते हैं। बच्चा छोटा है, मान लेते हैं बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद में उसके अंदर किस प्रकार से विकास होगा, किस प्रकार से बच्चा सांप और बिच्छी मतलब कि सांप और लाठी में अंतर देखेगा, किस प्रकार से किसी कीड़े को अगर बच्चे के हाथ में पकड़ाया जाएगा तो वह समझ जाएगा कि हाँ यहाँ कीड़ा है, कब बच्चा बोलना प्रारंभ करेगा, कब बच्चा जो है एक प्रकार से जब जो है उसको भूख लगेगी तो चिल्लाएगा, कब बच्चा मेरे प्यारे दोस्तों पानी प्यास लगेगी तो वह पानी के स्थान पर मम बोलेगा, या फिर इसी प्रकार से तमाम सारे बच्चे जो छोटे छोटे बोलते नहीं है, कब बच्चा जो है एक प्रकार से जो है मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे के अंतर्गत जो सारी चीज़ें होती कब समझ पाने लगता है, कब मेरे प्यारे दोस्तों बच्चा मम्मी पापा कहने लगता है। ये सारे के सारे मुद्दे आपके शैशवावस्था में देखने को मिलेंगे, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे का पूर्ण रूप से सामाजिक विकास होता है, उसी के अंतर्गत बच्चे का समाजीकरण भी होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया यहीं से शुरुआत हो जाती है शैशवावस्था से। जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे परिवार में आता है, और परिवार एक सबसे छोटी समाज की इकाई होती है, इसलिए परिवार के द्वारा बच्चे के समाजीकरण में बहुत अधिक जो है योगदान दिया जाता है। तो यही कहीं ना कहीं पे मेरे पास तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, उसका मन कैसे विकास हो रहा है। सामाजिक विकास मतलब एक प्रकार से शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास भी कह सकते हैं। बच्चा का सामाजिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और या फिर शारीरिक विकास में आप बता सकते हैं मेंटली कैसे हुआ डेवलप हो रहा है, कब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। इसी प्रकार से उसका इमोशनल जो अंतर्गत है उसकी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं के बारे में भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा कि शैशवावस्था में बच्चे के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विकास में आपके 3 विकास आपको लिखना, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास। चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है, इस पर देख लीजिएगा। वीडियो यहाँ पर मैंने समझा दिया है। बाल्यावस्था से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध है। बाल्यावस्था मेरे प्यारे दोस्तों, बाल्यावस्था को हम समूह आयु कहते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि समूह आयु के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है। बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को गंदी आयु किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछेगा कि शैशवावस्था में बच्चे का कितने प्रकार का विकास होता है, 3 प्रकार का, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, और एक ऑप्शन डी में देगा ये तीनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही होगा ऑप्शन इसका डी, ऊपर सभी। ओके, ध्यान रखेंगे ये तीनों, कोई भी ऑप्शन दे देगा तो ऑब्जेक्टिव वालों ऐसे आपको याद रखना है। हालांकि जब चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, चाहे सब्जेक्टिव में, चाहे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कुछ भी पूछे आप बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हो। ओके, समझ में आई बातें। आगे समझते मेरे प्यारे दोस्तों अगले मुद्दे को। अगला मुद्दा है आपका यहाँ पर, अब बाल्यावस्था चूंकि आप प्रवेश कर चुके हैं, अब बाल्यावस्था में भी मेरे प्यारे दोस्तों भी बाल्यावस्था में भी सामाजिक विकास और मानसिक विकास, और इसके बाद में आपका जो है संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास इत्यादि विकास होते हैं बाल्यावस्था में। तो इसको भी आपको देखना होगा कि किस प्रकार से बाल्यावस्था में बच्चे का विकास हो रहा है। और बाल्यावस्था से एक प्रश्न और लगातार एग्जाम में बनना कि बाल्यावस्था मेरे प्यारे दोस्तों, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसे, चूंकि आप शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो बाल्यावस्था में बच्चे में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है, बाल्यावस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं। मान लेते हैं उनको पढ़ाना है तो एक बड़ा सा आम बनाएंगे और उस आम को दिखाएंगे कि हाँ छोटा से अनार होगा, अनार के दाने खुले खुले होंगे, उसमें रस भरे होंगे, कि देखने के बाद लालच लगती है लोगों को। तो इस प्रकार के मुद्दों को वहाँ पर समझाता है, चूंकि बच्चा तुरंत देखेगा कि हाँ छोटा से अनार होता है तो तुरंत उसके मन में आ जाएगा कि हाँ वो लाल लाल जो उसमें रस टपक रहा था उसको। या फिर आम बताएंगे तो एकदम पीला पीला जो पका आम होता है उसको काट करके स्लाइस का प्रचार करती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चे के मन में वह छवि बन जाए, वह दृश्य बन जाए, ताकि वह भूल ना पाए कि बड़ा से आम होता है। इसी प्रकार से ई से इमली, ई से ईख, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए ऊ से मेरे प्यारे दोस्तों ऊँट या फिर ऊन जो भी कुछ होता हो, तो इसको हम आगे बढ़ते हुए उखली, कुछ भी हम समझते हुए आगे बढ़ते। तो बच्चे की वह चित्रात्मक जो है शैली में पढ़ाना बच्चे को वहाँ पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में मेरे प्यारे दोस्तों, बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे समूह में खेलना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चुस्ती के मतलब कि बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं। चुस्त मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में माहिर होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हुड़दंग मचाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, ये होगा।
और मेरे पास दोस्तों गंदी आयु में, गंदी आयु क्यों कहा था इसको, क्योंकि गंदी आयु में इसमें बच्चे हमेशा एक डिटर्जेंट सर्फ एक्सल का प्रचार आता था, उसमें देखते हैं कहते हैं कि 10 रुपये में ये कर लिया तो 10 रुपये उसके गिर जाते तो उसको उठा के खिलाता है, आपने प्रचार देखा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वह एक प्रकार से गंदी आयु, चूँकि वहाँ पर उनके सारे के सारे उनको नहीं पता होता कि हमारी बॉडी कैसी दिख रही है या फिर हम कैसे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपको बाल्यावस्था में पढ़ना होगा, सारे मुद्दे वीडियो में हमने विस्तार से बता दिया, उसको समझ लेंगे। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों किशोरावस्था, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उसमें तीव्र, इसको किशोरावस्था को तीव्र विकास का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि तीव्र विकास का काल किस अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को। उलझन की आयु किसे कहते हैं, किशोरावस्था को। समस्या अवस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था को। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आपसे उठेगा जो है लिखित वालों में कि किशोरावस्था में जो है बच्चे का किस प्रकार से विकास होता है उसको बताइए। तो बच्चे का इसमें भी सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास होता है। बच्चे का मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बहुत तीव्र गति से विकास होता है, क्योंकि बच्चा किशोर हो चुका है। अब किशोर अवस्था में बच्चे के अंतर्गत बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बच्चा 12-15 के आसपास पहुंच चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बच्चे के अंदर क्या होगा, तो बच्चे के अंतर्गत अब मेरे प्यारे दोस्तों काम वासना या फिर इसी प्रकार से स्त्री पुरुष में विभेद या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों वह एक प्रकार से लैंगिक विषमता या फिर अन्य प्रकार की चीज़ों को समझना प्रारंभ कर देगा। और बच्चे के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों जो है प्रेम या फिर हेट, वैसी घृणा या फिर मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से जो आपकी इमोशनल चीज़ें हैं वह आती रहेंगी। और इस प्रकार से बच्चे के अंतर्गत एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बहुत अधिक विकास, चूँकि किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास भी बहुत चरम स्तर पर होता है, इसी प्रकार से बच्चे का मेरे प्यारे दोस्तों मानसिक विकास भी एक चरम स्तर पर होता है। तो किशोरावस्था कहीं ना कहीं तीव्र विकास का काल कहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में विकास होता है बच्चे का। बच्चा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों झगड़ा लड़ाई बहुत करता है किशोरावस्था में। बच्चे के अंतर्गत उसके माता पिता जो कुछ भी उसको बोलेंगे वह गलत लगेगा उस समय किशोरावस्था में। बच्चे को मेरे प्यारे दोस्तों किशोरावस्था में जो कुछ भी कोई बोलेगा तो उसको गलत लगेगा, चूँकि क्यों गलत लगेगा, क्योंकि उस समय उसका विकास तीव्र गति से चौतरफा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होता है, चौतरफा उसका विकास हो रहा होता है। और ऐसे में जब व्यक्ति कोई अपने विचारों को उस बच्चे पर थोपना चाहता है तो उस बच्चे को जाहिर सी बात है गुस्सा लगती है। जैसे माता पिता कहते हैं कि ये मत करो, वो न मत करो, खेलो मत, ये न करो, वो न करो, तो इससे उस बच्चे को गुस्सा लगती है। वो उसकी प्राकृतिक नेचुरली चीज़ है वो, क्योंकि उसका जो है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारण यह होता है कि बच्चे किशोर बच्चों की में गुस्सा बहुत अधिक होती है। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, मतलब प्रौढ़ हो जाते हैं, तो प्रौढ़ावस्था में आपकी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेच्योरिटी आ जाती है। उसमें आप जो है इतने ज़्यादा उतावले नहीं होते। आप किशोरावस्था में देखते हैं बहुत ज़्यादा स्कूलों वाले जो बच्चे होते हैं कक्षा 10 के बाद में जो आते हैं, वह कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों 9, 10, 8 या फिर 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी के जो बच्चे होते हैं लगातार उसमें मतलब युद्ध नहीं बोल सकते उसको, मतलब कि कहते हैं कि हाँ चलो मिल लेना वहाँ पे उस चौराहे पर मिलेंगे, गेट के बाहर मिल लेंगे, ये होगा वो होगा, इस प्रकार से मतलब कि वो लड़ाई झगड़ा में बहुत आगे रहेंगे किशोरावस्था वाले, क्योंकि उनकी मानसिकता ही वैसी हो गई है। तो इसमें आपको कोई ये आवश्यकता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों कि हाँ ये ऐसे क्यों है, ऐसे उनकी नेचुरली चीज़ें होती, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उस समय समझाना उचित ना होगा, लेकिन हाँ उनको एक सही दिशा जरूर देना चाहिए। सही दिशा बच्चे को किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था से ही दे देना चाहिए, ताकि वह किशोरावस्था में पढ़ करके जो है बहुत सारी चीज़ों को ना करे। ये किशोरावस्था मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर अपराध की श्रेणी भी बढ़ती है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे अपराध के लिए भी अग्रसर होते हैं। गुटखा या इसी प्रकार से श्वेत व्यसन, मतलब कि श्वेत व्यसन बोल रहे हैं आपका, मेरे मादक द्रव्य व्यसन हो गया। और इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से नशे की वस्तुओं को जो है यहाँ पर ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे किशोरावस्था में ही। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण चरम होता है। यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में बन रहा है। तीव्र विकास का काल इसको कहा जाता है। उलझन किया, यहाँ पर बच्चे में बहुत ज़्यादा उलझन होती है। बच्चे का माइंड चौतरफा, मतलब कि इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, ये कर ले वो कर ले। इंटर में जब आप पहुँचते हैं सोचते हैं कि हाँ मिल जाएगी, कोई परीक्षा है चीड़ फाड़ देंगे, लेकिन इंटर के बाद जब एक आध परीक्षा दे लेते हैं उसके बाद में कहता है ठीक है देते हैं। घर वाले पूछेंगे यहाँ परीक्षा दे रहे हो भैया, हाँ दे रहे हैं, कुछ चल रहा है मामला, और वो अटका था ना 2 नंबर से, अब की बार रुक गया अगली बार हो जाएगा। तो ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर किशोरावस्था में बच्चे की चूंकि उलझन बहुत होती है, बच्चा मेरी प्यारे दोस्तों अलग अलग विचारधाराओं में बंधा हुआ होता है। माता पिता कुछ और कहते हैं, टीचर्स कुछ और कहते हैं, उसके बाद में जो उसके सगे संबंधी है उसको दूसरे कहते हैं, या इसी प्रकार से जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं कॉलेज या फिर जो है स्कूल में, वह उनसे कुछ और अन्य प्रकार की बातें करते हैं। इस प्रकार से वह मेरे प्यारे दोस्तों जो है इधर उधर की बातों में फंसा हुआ होता है, अपने कैरेक्टर मतलब कि अपने चरित्र के बारे में या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अपने जो है भविष्य के बारे में सोचते हुए रहता है। इसलिए यहाँ पर इसको उलझन की आयु हम कहते हैं। समझ में आई बड़ी बातें। उसके अंदर समस्या अवस्था, क्योंकि यहाँ पर समस्या बहुत अधिक मात्रा में आती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा समस्या होती है इसमें, इसलिए इसको समस्या अवस्था के नाम से भी कहते हैं विद्वान लोग। तो यहाँ पर आपको अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो इसको देख लीजिएगा, अपलोड है। इसके अंदर बुद्धि अर्थ परिभाषा,
तो बुद्धि की अर्थ क्या, बुद्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत बहुत सारे हैं, बुद्धि का परीक्षण कैसे करते हैं, IQ हम कैसे निकालते हैं, इन सभी को हमने समझा दिया है उस वीडियो में, उसको देख लेंगे। इसके बाद में व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, इसको भी हमने बता दिया। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता में पर्सनल मान लेते हैं, जैसे पर्सनल जो है आपका जो है डिफरेंस मान लेते हैं, हमारी कुछ व्यक्तित्व मतलब कि जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, तो एक प्रकार से आप भी मुझसे भिन्न हैं और मैं भी आपसे भिन्न हूँ, तो यह एक प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता में बालक के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कोई मंद बुद्धि का बालक है, कोई तीव्र बुद्धि का बालक है, कोई विकलांग बालक है, कोई मानसिक जो है रूप से पिछड़ा हुआ बालक है, कोई शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की भिन्नता होती है, अलगाव होता है, इसी अलगाव को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसके भी संबंधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अधिगम। अधिगम मतलब अधिगम मीन्स मेरे प्यारे दोस्तों, अधिगम मीन्स होता है आपका लर्निंग मतलब होता है आपका सीखना। और अधिगम मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से क्या होता है, जो कुछ भी आप जो है मान लेते हैं आप साइकिल चला रहे हैं या फिर आप मेरे द्वारा जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं बड़े आसानी से, तो आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं ना, तो इसी सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इसको सरल भाषा में हम सीखना कहते हैं। तो इसके संबंधित बहुत सारे नियम है, क्रिया प्रसूत का नियम है, उद्दीपन अनुक्रिया का नियम सिद्धांत है, उसके बाद में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ये सारे के सारे सिद्धांत बड़े ही महत्वपूर्ण है, और भी सिद्धांत है इंपॉर्टेंट, ये सारे इनको पढ़ लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों हालांकि बुद्धि अधिगम की परिभाषा को लेकर के प्रश्न और अधिगम क्या होता है इसको हमने बना दिया है, लेकिन अभी इनके संबंधित सिद्धांत वाली वीडियो अभी आपके चैनल पर नहीं आई है। जल्द ही इसके सिद्धांत संबंधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बड़े आसानी से। ओके, जल्द ही वीडियो उसकी भी आएगी। उसके बाद में अभिप्रेरणा मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी में आपको अभिप्रेरणा लिखा हुआ लग रहा होगा, बड़ा ही कठिन शब्द लगता है, लेकिन अभी मैं बता दूं अगर आपको मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मैं 2-3 नाम अगर बोलना चाहूँ तो जो है माहेश्वरी जी, इनका क्या नाम है, और मेरे प्यारे दोस्तों एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, या इसी प्रकार से संदीप माहेश्वरी जी हैं, या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे जो आपके हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों वही क्या देते हैं आपको, अभिप्रेरणा देते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से बच्चे के अंतर्गत क्या विकास होता है, बच्चा आखिरकार शिक्षा के क्षेत्र में जब होता है तो उसको अभिप्रेरणा की कितनी आवश्यकता होती है। मान लेते हैं बच्चा केवल पढ़ रहा है, बाद में उसका मेंटली जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा और बच्चे को अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा अपने कार्य में। इसीलिए IAS PCS की जो तैयारी करते हैं उनको मोटिवेशन लेना अति आवश्यक होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मोटिवेशन एक सीमित समय के लिए लेना चाहिए, मतलब एक जो है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दिन रात आप मोटिवेशन देखें, आग बबूला कि अब फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया हमसे ज़्यादा कौन जो है, ये है वो है, आग लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हारे जैसे बहुत लोग पड़े हुए हैं दुनिया में, और हमारे जैसे लोग भी बहुत पड़े हुए हैं इस दुनिया में, जो है विद्वानों की कमी नहीं है, बात आप ध्यान रखेंगे। बस आपको ज़्यादा मोटिवेशन की आग में नहीं झुलसना है, थोड़े बहुत जो है हफ्ते में एक आध मोटिवेशन की वीडियो देख लीजिए। आप IAS की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से एक हफ्ते में एक आध मोटिवेशन देख लीजिए। ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़े से मोटिवेशन यार आप अपने खुद में मोटिवेशन हो, कोई दूसरा आपको आ करके बताए कि हाँ तुम ये हो, तुम ये कर सकते हो, वो क्या जानता है तुम्हारे बारे में, तुम जानते हो, तुम्हारा नाम गाम या तुम्हारे पिता का नाम तक नहीं जानता होगा, तो तुम्हारे मन की बातों को कैसे जानेगा ना तुमको देखा ना तुमको परखा। और तुम अपने अंदर की बातों को डेली जानते हो, क्या हम करते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमने कहाँ पर हम असफल हुए थे, कहाँ पर सफल हुए थे, क्या हमको ऐसा करें, मतलब क्या हमको करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता या हमारा समाज हमारे साथ हो, क्या ऐसा कर्म करें जिससे हम आगे बढ़ सकें, ये आप जानते हो। आपसे ज़्यादा इसको कोई नहीं जानता, तो आपसे बढ़कर के अभिप्रेरणा वाला स्रोत पूरे संसार में कोई नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यह बात आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको मेरे प्यारे दोस्तों कभी पर लगे, मतलब कहीं पर भी आपको यह लगे कि मैं शिथिल हो रहा हूँ परीक्षा में, या फिर मैं जो है इस परीक्षा को नहीं बीट कर सकता, तो मेरे प्यारे दोस्तों आईना लेकर के अपने सामने अपने दर्पण में जो है अपना चेहरा देख लेना, अपने माता पिता का चेहरा देख लेना, अपने समाज का चेहरा देख लेना, उसके अंदर फिर से पढ़ाई में जुट जाना। और एक प्रकार से आपको मोटिवेशन, वैसा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो मोटिवेशन क्या होती है, शिक्षा के क्षेत्र में मोटिवेशन का क्या महत्व होता है, इसको समझते हुए अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा एवं इसका जो है शिक्षा में क्या योगदान है, इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे तो यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
हमें लगातार एग्जाम में प्रश्न पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप सभी लोगों को पता होगा, पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है? पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व क्या होता है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे डेवलप करता है, कैसे उसका विकास होता है, इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक वीडियो आपके चैनल पर नहीं उपलब्ध है। जल्द ही व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के जो निर्धारक तत्व होते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण से व्यक्तित्व का विकास होता है व्यक्ति के, इसको भी समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। वहां पर विस्तार से हम समझेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो यहाँ पर आपको व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व को समझना है, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व का अर्थ समझ लेना है। आगे समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, सृजन मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। सृजन मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। और सृजनात्मकता, अब यहाँ पर सृजनात्मकता क्यों पढ़ना होता है कि कौन सा बच्चा कितना ग्रहण कर सकता है, कितना करने की क्षमता है, तो इसी के हिसाब से सृजनात्मकता आपको पढ़नी होती है। मतलब कितना वह जो है ग्रहण करने के योग्य होता है बच्चा, तो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा सृजनात्मकता। मतलब कि सृजनात्मकता का अर्थ, परिभाषा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका शिक्षा में क्या योगदान है, शिक्षा में क्या मतलब इसका है, क्या महत्व है शिक्षा में, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों विशिष्ट बालक कौन होते हैं, विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, कौन बालक विशिष्ट बालक होते हैं, इनको पढ़ते हुए हम मेरे प्यारे दोस्तों आपको मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं इसको पढ़ लेना कि मंद बुद्धि बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं, आखिरकार मंद बुद्धि बालक में कौन से ऐसे गुण होते हैं जो कि एक प्रकार से उनको मंद बुद्धि बना देते हैं, या फिर ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे बालक मंद बुद्धि रह जाते हैं, उनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट आगे नहीं बढ़ पाता, डेवलप नहीं हो पाता। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आपसे प्रश्न यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जो है एक प्रकार से कैसे प्रतिभाशाली बनते हैं, इनके पीछे का क्या कारण है, प्रतिभाशाली बालक मेरे प्यारे दोस्तों उनकी शिक्षा व्यवस्था में कैसा योगदान होता है, शिक्षा उनको कैसे दी जानी चाहिए, क्या मंद बुद्धि बालक के लिए अलग एक कक्षा के निर्माण करना चाहिए, इनके लिए स्पेशल बैच का निर्माण करना चाहिए, इनके लिए एक स्पेशल कक्षा का निर्माण करना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास लगवानी चाहिए मंद बुद्धि के लिए, कुछ ऐसे प्रकार की जो है बातें आपसे जो है जाननी चाहिए। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं, इनके लिए क्या कौन कौन सी विशेषताएं, मंद बुद्धि बालक मतलब कि जो मंद बुद्धि है उनको तीव्र बुद्धि में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उपाय कौन से हैं, प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, इनके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इनकी शिक्षा व्यवस्था या फिर शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है इनके लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इनके लिए कैसा पाठ्यक्रम, इनके लिए कैसा पाठ्यक्रम, या फिर जो विकलांग स्टूडेंट है उनके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या व्यवस्था वर्तमान के परिवेश में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में विकलांग बालकों का क्या योगदान है और विकलांग बालक के लिए शिक्षा ने क्या योगदान दिया, शिक्षा ने विकलांग बालकों को किस प्रकार से जो है आगे करा है, या किस प्रकार से विकलांग बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था की है, या किस प्रकार से पाठ्यक्रम रखा है, इसको भी समझना यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपने समझा मनोविज्ञान के अर्थ परिभाषा में इसको शिक्षा मनोविज्ञान, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुद्धि, व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व और इसके अंदर सृजनात्मकता, विशिष्ट बालक, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक इत्यादि जो है मुद्दों को हमने समझ लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों इतने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने आपको बता दिए, इन्हीं को बस देख लेना, आपको बड़ी आसानी से आपके लगभग जो है मेरे प्यारे दोस्तों जो है मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर इतने सभी को तैयार कर लिया लगभग आपके 80% से एबव नंबर आपके आ जाएंगे, मतलब कि 80% के आसपास नंबर। और मेरे प्यारे दोस्तों लेखन शैली का भी प्रयोग करें, और जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो अभी इन सभी को चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, आपके यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पेपर प्रश्न पत्र का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, तो यह वीडियो आपके लिए एक प्रकार से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।